रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर है। सबसे पहले अपन टॉपिक ले रहे हैं अस्थमा। अस्थमा के अंदर 5 केस है, ठीक है। तो अस्थमा के जितने भी केस हैं ना, उनके अंदर हिस्ट्री दी होगी अपन को, या तो ब्रोंकियल अस्थमा लिखा हुआ होगा केस में, या फिर अस्थमेटिक अटैक की हिस्ट्री, ठीक है। ये 2 वर्ड अगर लिखे हुए केस में इनमें से कोई भी एक, तो अस्थमा का केस है। अस्थमा क्या होता है? 2 टाइप का, ठीक है। क्रॉनिक है, एक एक्यूट है। अब सबसे पहले अपन देखें क्रॉनिक अस्थमा। उसे अपन कैसे पहचानते हैं? क्रॉनिक अस्थमा 2 टाइप के होते हैं, या तो इंटरमिटेंट होगा या फिर परसिस्टेंट होगा। इंटरमिटेंट मतलब ये जो चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ अगर है ना हो रही है पेशेंट के अंदर, तो इंटरमिटेंट है। और ये अगर है ना, ये सब चीज़ें हो रही है तो माइल्ड है, ये हो रहा है तो मॉडरेट है। इस हिसाब से टेबल अपन को दिमाग में रखनी है। जो जो चीज़ एग्जाम में काम आ रही है अपन तो याद करेंगे, सब कुछ नहीं। अगर मोर देन 2 पर ईयर है तो परसिस्टेंट है, और अगर 0 to 1 पर ईयर है तो इंटरमीडिएट है। अगर परसिस्टेंट है तो वो या तो माइल्ड है, मॉडरेट है, या सीवियर है, ठीक है। इस टाइप से रहता है। अब है ना, मल्टीपल टाइम्स पर डे, दिन में बहुत बार हो रहा है अटैक आ रहा है अस्थमा का, तो उसे अपन सीवियर बोलेंगे। और रोज़ आ रहा है, हर दिन आता है लेकिन एक बार आता है, तो उसे अपन मॉडरेट बोलेंगे। इस टाइप से अपन करते हैं इनका माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और इंटरमीडिएट का, ठीक है। टेबल अपन को याद रखनी है। इसके अलावा ये टाइप ऑफ क्रॉनिक अस्थमा के लिए, ठीक है, ये क्रॉनिक अस्थमा के लिए टेबल है। अब जब अपन को पता चलेगा ना कि कौन सा वाला अस्थमा, जैसे कि मान लो है ना परसिस्टेंट मॉडरेट अस्थमा, ठीक है, तो इंटरमिटेंट को 1 नंबर दो, माइल्ड को 2 नंबर, मॉडरेट को 3 नंबर, और सीवियर को 4 नंबर, ठीक है। 1 2 3 4 इस टाइप का नंबर दे दो। तो ये है ना ट्रीटमेंट के स्टेप्स है, ठीक है, अस्थमा के लिए। तो यहाँ पर अस्थमा में 2 टाइप का ट्रीटमेंट होता है, एक तो कंट्रोलर होता है, एक रिलीवर होता है, ठीक है। कंट्रोलर ये जो लिखे हुआ है ना इस टेबल के अंदर, ये सब कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर है। और रिलीवर में क्या है? 2 ही चीज़ रहती है, या तो साबा है या फिर आईसीएस, और ये है ना, ये लाबा है, ठीक है। और ये लो डोज में आईसीएस है, लो डोज में आईसीएस बोले तो इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है। तो लो डोज आईसीएस, या फिर ये फॉर्मेट्रॉल, या फिर ऐसे भी है एज नीडेड, ठीक है। एज नीडेड लिखना ज़रूरी है कि अगर अटैक आए तभी देना ही है। इसको बोलते हैं अपन रिलीवर, जो सिर्फ अटैक के टाइम दिया जाता है। इसके अलावा होता है कंट्रोलर, जो कि आपको दिया जाता है, अटैक नहीं है तो भी रेगुलर दी जाती है दवाई। तो अगर स्टेप 2 में है तो लो डोज आईसीएस देंगे, स्टेप 3 में है तो लो डोज आईसीएस या फिर लाबा देंगे, ठीक है। इस टाइप से अगर स्टेप 4 में तो माइल्ड या फिर हाई आईसीएस देंगे या फिर लाबा देंगे, ठीक है। ये माइल्ड है, माइल्ड और हाई है, ये लो है, इतना आपको याद रखना है। और ये भी लो है। इसके अलावा जो इंटरमिटेंट है उसे अपन स्टेप 1 यूज़ करेंगे, जो माइल्ड है उसके लिए स्टेप 2, जो मॉडरेट है उसके लिए है ना स्टेप 3, और जो सीवियर है उसके लिए स्टेप 4। और इसका सिंप्लीफिकेशन अपन ये देख सकते हैं कि अगर इंटरमिटेंट है तो साबा अकेला, माइल्ड है तो साबा प्लस आईसीएस, ठीक है, लो डोज। मॉडरेट है तो साबा तो हर जगह देना है, ये अपना है ना ये है रिलीवर है, तो इसको साबा तो हर जगह देना ही लगभग। और है ना, अगर मॉडरेट है तो आईसीएस लो डोज, माइल्ड है तो आईसीएस लो डोज, मॉडरेट है तो आईसीएस लो डोज दे सकते हैं, साथ में प्लस करना है अपन को लाबा, ठीक है। और या तो ये कॉम्बिनेशन दो, या फिर आईसीएस मीडियम डोज, इन दोनों में से कुछ एक दे सकते हैं। अगर सीवियर है तो साबा तो अपन हर जगह दे ही रहे, ठीक है। उसके अलावा सीवियर है तो लाबा प्लस आईसीएस, ठीक है। और वो आईसीएस जो देंगे वो मीडियम डोज का होगा, ठीक है। और या तो ये कॉम्बिनेशन देंगे, या फिर अपन आईसीएस हाई डोज देंगे। तो ये सब रहता है अपन को, ये सर के पीपीटी से के अंदर से तो अपन को ये याद रख सकते हैं यार टेबल, ठीक। ये अपना हो गया क्रॉनिक की बात। अब एक्यूट की बात आई, ठीक है। एक्यूट बोले तो एक्सरसेबेशन ऑफ अस्थमा। एक्यूट में अपन क्या करते हैं? एक्यूट है ना, या तो माइल्ड मॉडरेट होगा या फिर सीवियर होगा, ठीक है। अपने है ना, अगर सीवियर होगा ना तो क्या क्या दिखेगा अपन को कि अगर जो पेशेंट है वर्ड्स में बात कर रहा है, ठीक है, और सिट हंस्ड फॉरवर्ड, इसका मतलब कि ऑर्थोपनिया, ठीक है, ऑर्थोपनिया झुका हुआ पेशेंट, ठीक है। एजिटेटेड होगा या इरिटेटेड होगा पेशेंट, ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 30, और एसेसरी मसल यूज़ कर रहा है, और पल्स रेट उसका मोर देन 120, ऑक्सीजन सेचुरेशन लेस देन 90, और पीएफ लेस देन 50। इनमें से ये सब चीज़ होनी चाहिए तो सीवियर हो जाएगा। ये सब चीज़ नहीं है, ठीक है। फ्रेज में बात कर रहा है, और प्रिफर्स सिटिंग और लाइंग, नॉट एजिटेटेड, एजिटेटेड नहीं है, रेस्पिरेटरी थोड़ी कम है, तो ये सब है तो माइल्ड मॉडरेट करेंगे, ठीक है। इस हिसाब से अपन ये है ना, ये वाला जो है ये है क्लासिफिकेशन अपना एक्सेसरबेशन का, ठीक है। उसके अलावा अगर ट्रीटमेंट देखें एक्सेसरबेशन का, तो ट्रीटमेंट ऐसा रहेगा कि अगर अपन को सीवियर एक्सेसरबेशन है तो अपन ट्रांसफ़र टू एक्यूट केयर फैसिलिटी, ठीक है। वाइल वेटिंग, जब वेटिंग कर रहे हैं अपन उस टाइम पे अपन देंगे गिव इनहेल्ड साबा देंगे, एंड इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड देंगे, और ऑक्सीजन दे सकते हैं,
साथ में सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं। ये सब चीज़ें अपन सीवियर के अंदर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो भी है ना, ये पूरा ये है ना एक्यूट का ट्रीटमेंट है। और ट्रीटमेंट करके हम सीधे कहाँ भेजेंगे, एक्यूट केयर फैसिलिटी के लिए भेज देंगे। ये अपना हो गया एक्यूट का ट्रीटमेंट और क्लासिफिकेशन। अपन देखते हैं केस। ठीक है, ठीक है, अपन अब केस नंबर करते हैं 35। इसके अंदर देखो अस्थमा अटैक दिया हुआ, तो अस्थमा का केस इतना अपन को पता चल चुका है। ठीक है, और ये 45-year-old वुमेन सेल्समैन कम टू द क्लिनिक विद कंप्लेंट्स ऑफ अस्थमा अटैक एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आफ्टर फिजिकल एक्सर्शन। ठीक है, एंड स्पॉन्टेनियसली एट नाइट। मतलब ये बोल रहे हैं कि मुझे अटैक आते हैं। ठीक है, जब कुछ ऐसा काम करती है तो बात ये है। और फिलहाल ये क्लिनिक पे आई है। ठीक है, खुद आई है चल के, तो ये एक्यूट केस नहीं है। तो ये अपना एक क्रॉनिक केस है। ठीक है, तो अपनी क्रॉनिक केस है। उसके अलावा क्रॉनिक केस किस टाइप का, क्रॉनिक केस कैसे होते हैं, दो टाइप के होते हैं, इंटरमिटेंट और परसिस्टेंट। अब ये किस टाइप का अपन देखते हैं इस केस के अंदर। इसमें लिखा है कि जो अस्थमा के जो अटैक आते थे ना, वो कैसे आते थे, जब भी पेशेंट सैलबुटामॉल लेता था तो चले आते थे। और कितने लेने पड़ते थे इसकी दवाई, इसे 3 to 4 टाइम्स अ डे, दिन में 3 से 4 दवाई लेनी पड़ती थी, तब इसके जाते थे। मतलब इसको दिन में 3 से 4 अटैक आ रहे हैं। तो दिन में 3 से 4 अटैक आ रहे हैं ना, तो किस टाइप का क्रॉनिक है देखते हैं अपन। तो यहाँ पे देखो PRN मेडिकेशन यूज्ड फॉर सिम्टम कंट्रोल। तो मतलब है ना, जब मैं है ना ऐसी मेडिकेशंस जो कि सिम्टम कंट्रोल करने काम आती है, अटैक कंट्रोल करने काम आती है, वो दिन में कितनी ली, तो वो है ये। ठीक है, तो अब उसने मल्टीपल टाइम्स अ डे, ठीक है, बहुत बार लिए दिन में, तो है ना उसको अपन लिखेंगे सीवियर, सीवियर परसिस्टेंट। ठीक है, दिन में एक बार से ज़्यादा लिए तो उसे सीवियर परसिस्टेंट लिखेंगे। अपनी पेशेंट के कितनी बार लिए ये, अपने पेशेंट ने लिया 3 to 4 टाइम, तो ये सीवियर हो गया और परसिस्टेंट हो गया। ठीक है, परसिस्टेंट हो गया। इसके अलावा ये बॉक्संड आ रहा है। बॉक्संड है ना COPD अस्थमा दोनों में आ सकता है। ठीक है, दोनों ऑब्स्ट्रक्शन कर लेते हैं उसका एयर का अंदर। इसके अलावा है ना अपन देखें, ठीक है, तो डायग्नोसिस अपन करेंगे क्रॉनिक सीवियर परसिस्टेंट ब्रोंकियल अस्थमा। ठीक है, हाइपरटेंशन ग्रेड 1, ठीक है, 140 है ग्रेड 1। और कुछ इसको रिस्क फैक्टर नहीं है, कुछ भी डायबिटीज़ वगैरह कुछ नहीं इसको, तो स्टेज 1 और लो रिस्क। ठीक है, ये हो गया अपना डायग्नोसिस। अब ये है ना, क्योंकि ये कैसा है, सीवियर परसिस्टेंट है। सीवियर परसिस्टेंट है ना, तो इसका ट्रीटमेंट अपन क्या करेंगे सीवियर परसिस्टेंट के हिसाब से, यहाँ देखेंगे सीवियर परसिस्टेंट, सीवियर सीवियर आता है स्टेप 4 में। तो स्टेप 4 में क्या क्या दिया हुआ है ना, रिलीवर में अपन क्या देंगे, साबा दे सकते हैं, और लो डोज ICS दे सकते हैं, या फिर फॉर्मेट्रॉल दे सकते हैं। ये 3 चीज़ देंगे रिलीवर में। ठीक है, ये देखो इधर रिलीवर लिखा हुआ है, रिलीवर, वो रिलीवर में। अब कंट्रोलर में अपन क्या देंगे, कंट्रोलर में 4th स्टेप में मीडियम और हाई डोज ICS या फिर लाबा। ठीक है, ये अपना हो गया ट्रीटमेंट। नेक्स्ट केस है अपना केस नंबर 36। इस केस में भी देखो 23-year-old मैन विजिट्स डिस्ट्रिक्ट जनरल प्रैक्टिशनर। ठीक है, जनरल प्रैक्टिशनर के पास गया, खुद चल के गया है। तो एक्यूट केस नहीं है, एक क्रॉनिक केस है। अब ये क्या बता रहा है, इसको अस्थमा अटैक आते थे, अस्थमा अटैक आ रहा है तो अस्थमा का केस है। ठीक है, अस्थमा अटैक अब अपन देख रहे हैं कि क्रॉनिक बात है। ठीक है, खुद चल के आया जनरल प्रैक्टिशनर के साथ, क्रॉनिक बात है। तो क्रॉनिक दो टाइप के, इंटरमीडिएट परसिस्टेंट। अब ये किस टाइप का अपन देखते हैं। इसको कितनी बार हो रहा है, पहले है ना 1 to 2 टाइम इन अ मंथ, इससे कन्फ्यूज़ मत होना। ठीक है, फिलहाल इसको लिखा है कि रिसेंटली इसको 2 टाइम्स अ वीक हो रहा है। 2 टाइम्स अ वीक किस कहाँ पर आता है, अपन इस चार्ट में देखेंगे 2 टाइम्स अ वीक। तो इसको आ रहा है, ओके, इसको अटैक्स आ रहे हैं 2 टाइम्स अ वीक एंड अकर इन नाइट, नाइट में भी आते हैं इसको। तो इधर देखो इक्वल टू 2 टाइम्स अ वीक। ठीक है, 2 टाइम्स अ वीक मतलब 2 दिन। ठीक है, 2 days अ वीक इसको आ रहे हैं, तो अपन रखेंगे इंटरमीडिएंट पे। ठीक है, और इंटरमीडिएंट में डालेंगे, और इंटरमीडिएंट का ट्रीटमेंट क्या होगा, अपन का होगा लो डोज साबा होगा। ठीक है, साबा रखना है इसको मेन ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इसका अपन है ना, इसका अपन डायग्नोसिस लिखेंगे। पहली बात तो इधर ये कर है कि इसको जो ये अस्थमा जो अटैक आ रहा है ना, वो डस्ट, पोलन, एनिमल हेयर, मतलब कुछ एलर्जी जो वाली जो चीज़ें हैं उनकी वजह से आ रही है। तो एलर्जिक अस्थमा है। ठीक है, ये वाला। इसके अलावा इसको है ना, ये जो है ना कुछ अपन माइक्रोस्कोपी में अपन को दिखते हैं, क्रशमैन स्पाइरल्स और चारकोट लेगिडन क्रिस्टल, ये तो अपन को अस्थमा के अंदर दिखते हैं। वो IgE है, ये ज़्यादा है, ये अपन को एलर्जी के अंदर मिलता है। तो एक एलर्जिक अस्थमा है। ठीक है, तो अपन इधर डायग्नोसिस लिखेंगे क्रॉनिक, क्योंकि ये चल के आराम से आया पेशेंट। इंटरमीडिएंट, क्योंकि इसको 2 टाइम्स अ वीक आ रहा है जो अटैक आ रहा है वो। एलर्जिक, क्योंकि बहुत सारी एलर्जिक चीज़ें बताई हुई है। ब्रोंकियल अस्थमा।
ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इंटरमिटेंट का ट्रीटमेंट क्या होता है, इधर अपन देखेंगे तो इंटरमिटेंट बोले तो ये वाला, ठीक है। स्टेप वन में क्या हुआ कि है ना साबा दे सकते हैं अपन रिलीवर के नाम पे, रिलीवर अपन ने साबा दिया। और कंट्रोलर अपन क्या दे सकते हैं, कंट्रोलर अपन देंगे अदर कंट्रोलर में कंसीडर ICS, लो डोज ICS, कंसीडर कर सकते हैं, जरूरी नहीं देना, ठीक है। इतना से अपना ट्रीटमेंट हो गया। अब अपन करेंगे नेक्स्ट केस 38 केस नेक्स्ट है अपना। इसमें अगर देखिए 32-year-old वुमेन विजिट्स अ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, विजिट कर रही है मतलब चल के गई आराम से डिस्ट्रिक्ट जनरल प्रैक्टिशनर के पास में, तो ये भी क्रॉनिक केस है। इसके अलावा अस्थमा अटैक दिया हुआ है तो अस्थमा का केस हो गया, ठीक है। अब देखते हैं अपन अस्थमा केस किस टाइप का, इंटरमिटेंट है या परसिस्टेंट है। तो इसमें अपन देखेंगे कि इसको जो अटैक्स है ना अकर्स डेली हो रहा है, ठीक है। और नाइट टाइम में भी हो रहा है, 3 टाइम्स ए वीक हो रहा है नाइट में, और डेली हो रहा है दिन में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डेली, दिन में डेली आ रहा है तो मॉडरेट हो गया, और 3 टाइम्स ए वीक आ रहा है इसको नाइट टाइम में, तो ये भी अपना मॉडरेट हो गया, क्योंकि ये वीक है और इससे आगे मंथ आ जा रहा है, तो ये ना मोर देन 1 है तो 3 भी मोर देन 1 है, तो उस हिसाब से ये हो गया मॉडरेट परसिस्टेंट हो गया, ठीक है। डायग्नोसिस अपना मॉडरेट परसिस्टेंट का ट्रीटमेंट क्या रहेगा अपना, मॉडरेट है तो ये स्टेप 3 में आ गया। स्टेप 3 में क्या है, यही साबा देंगे, लो डोज ICS देंगे, फॉर्मेट्रोल दे सकते हैं। इसके अलावा ये तो हो गया रिलीवर, और कंट्रोलर में क्या देंगे, लो डोज ICS या फिर लावा देंगे, ठीक है। उसका ये भी एक्स्ट्रा रहता है, ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा कंट्रोलर, ये चाहे तो लिखो वरना चलेगा, ये वाले मेन कंट्रोलर से। तो इसका ट्रीटमेंट हो गया, ठीक। तो सर इसका डायग्नोसिस है क्रॉनिक मॉडरेट परसिस्टेंट एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा। अब ये एलर्जिक क्यों है, इस केस में अगर अपन देखें तो इधर दिया हुआ हिस्ट्री ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस, ठीक है, इसको एलर्जी की हिस्ट्री रख रखी है पहले से। और है ना ये एलर्जी लिखा है क्योंकि देखो पहली बात तो इसको एलर्जी की है ना राइनाइटिस किसकी हिस्ट्री है। इसके अलावा द डिटेरिएशन ऑफ द कंडीशन, ठीक है, जो इसको अस्थमा का अटैक आ रहा है ना, वो किससे एसोसिएटेड है, वो एक पर्टिकुलर जगह से एसोसिएटेड है, ठीक है। कौन सी वो जगह एसोसिएटेड विथ चेंज इन हर जॉब इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जॉब करी तो लाइब्रेरी में कुछ बुक्स के अंदर जो डस्ट है ना उसकी वजह से इसको एलर्जी है, तो उस वजह से इसको अस्थमा आ रहा है, तो एलर्जिक अस्थमा ही है। ट्रीटमेंट अपन ने देख लिया, ठीक है। तो 38 हो गया केस, ठीक है। नेक्स्ट केस अपना केस नंबर 41। केस नंबर 41 है ना, ये जो पेशेंट है एम्बुलेंस के अंदर आया, ठीक है, तो सिक है, अच्छा खासा एक्यूट केस है ये, तो एक्यूट है। इसके अलावा ये है ना जो सिक फॉर 10 ईयर्स, इसको 10 साल से इसको ब्रोंकियल अस्थमा है, ठीक है। तो अस्थमा का केस है 10 साल से, तो क्रॉनिक है, क्रॉनिक है और एम्बुलेंस है, तो मतलब एक्यूट और क्रॉनिक का केस होने वाला है ये वाला, ठीक है। अब इसमें अब अगर अपन आगे देखें तो और क्या क्या दिया हुआ है कि अब इस केस में अपन को एक्यूट का अलग डायग्नोसिस करना है, इस मतलब स्टेजिंग देनी है, और क्रॉनिक की अलग देनी है। तो इसमें देखिए अगर अपन आगे तो एक्सेसरबेशन देखो फॉर 5 ईयर्स ही टुक प्रेडनिसोलोन, ठीक है, प्रेडनिसोलोन ले रहा है 2 टैबलेट पर डे, ठीक है, मतलब दिन में 2 बार ले रहा है, एंड ईयर, ठीक है। एंड ये जो दवाई है ना बेरोटेका, ठीक है, तो ये है ना दिन में 2 बार ले रहा है, प्रेडनिसोलोन ले रहा है, साथ में बेरोटेका ले रहा है। बेरोटेका जो है ना ये साबा है, साबा का नाम है, ठीक है, रशियन नाम होगा ये। तो अपन 2 टाइम लेने पड़ रहा है इसको दिन में, ठीक है। तो अपन इसको देखें तो ये मतलब अगर एक्यूट का अपन निकालने रहेगा कितना एक्यूट है, कितना सीवियरिटी है एक्यूट, क्रॉनिक की कितनी सीवियरिटी, उसके लिए अपन देखें तो अपन इधर क्रॉनिक में जाएंगे, ठीक है। तो मोर देन 2 टाइम्स पर डे ले रहा है, ठीक है, तो 2 टाइम्स पर डे है। तो अपन है ना ये देखो मेडिसिन ले रहा है अटैक के लिए, कितनी बार ले रहा है, मल्टीपल्स टाइम पर डे, ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा टाइम ले रहा है तो वो सीवियर में आ गया, सीवियर परसिस्टेंट, ठीक है। तो क्रॉनिक का अपन ने सीवियर परसिस्टेंट रखा डायग्नोसिस। तो इसके आगे अपन देखें तो इधर लिख देंगे अपन पहले तो कि सीवियर परसिस्टेंट क्रॉनिक ब्रोंकियल अस्थमा, ठीक है। अब एक्यूट एक्सेसरबेशन किस टाइप का वो देखते हैं। इसमें देखो इधर है ना ऑर्थोपनिया दिया हुआ है, साथ में स्पीक इन वर्ड्स दिया हुआ है। तो अगर अपन इसके एक्यूट वाले क्लासिफिकेशन के अंदर जाए तो स्पीक इन वर्ड और है ना हंच बैक, ठीक है, उसका मतलब ऑर्थोपनिया होता है। तो ये जो दिया हुआ इसका मतलब ये सीवियर है, सीवियर एक्सेसरबेशन का केस है। एक ही अपना एक्सेसरबेशन है अस्थमा का, वो ये है, वो भी सीवियर है, ठीक है। स्पीक इन वर्ड लिखा हुआ है तो इसे सीवियर कर देना अपन को। तो इधर अपन लिखेंगे एक्यूट सीवियर एक्सेसरबेशन ऑफ सीवियर परसिस्टेंट क्रॉनिक ब्रोंकियल अस्थमा, ठीक है।
उसके अलावा इस केस के अंदर है ना रेस्पिरेटरी फेलियर भी है। ये है ना एक्सेसरबेशन का जितने केस होंगे ना सीओपीडी अस्थमा के, उसके अंदर अपन को रेस्पिरेटरी फेलियर का भी ध्यान देना है। रेस्पिरेटरी फेलियर के 2 ग्रेडिंग रहते हैं, ठीक है। पहला तो होता है उसका रेस्पिरेटरी रेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो है ना, अगर रेस्पिरेटरी रेट के ऊपर जो डिपेंड करता है, अगर लेस देन 24 है तो ग्रेड 1 है, 24 से 28 है तो ग्रेड 2 है, और मोर देन 28 है तो ग्रेड 3 है। और दूसरी चीज़ है साइनोसिस पे डिपेंड करता है। अगर नो साइनोसिस है तो ग्रेड 1 है, माइल्ड साइनोसिस है तो ग्रेड 2 है, और माइल्ड बोले तो लिप्स वगैरह की, ठीक है तो ग्रेड 2 है। और विजिबल साइनोसिस बोले तो डिफ्यूज़ पूरी बॉडी में अगर साइनोसिस है तो वो ग्रेड 3 है, ठीक है। तो अगर है ना साइनोसिस और रेस्पिरेटरी रेट दोनों दियो ना, तो अपन साइनोसिस को ज़्यादा मानेंगे, साइनोसिस वाले ग्रेडिंग में अपन मानेंगे। तो इसमें अगर अपन देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि है ना द पेशेंट स्किन इज पेल, ठीक है, पेल स्किन है विथ अ ब्लू टिंज, ब्लू टिंज इसके पूरे बॉडी के अंदर है, तो इसको अपन ग्रेड 3 लिखेंगे, ठीक है। तो इसका रेस्पिरेटरी एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर, मतलब ये जो जितना भी अस्थमा था वो है कॉम्प्लिकेटेड बाय एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर ग्रेड 3, क्योंकि इसको पूरी बॉडी में साइनोसिस है। और साथ में इसका जो हाइपरटेंशन हो रखा है, ठीक है, हाइपरटेंशन इसका ग्रेड 1 का है, और इसकी एज बहुत कम है, ठीक है, 35 है। तो एज है कम है, इसलिए सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है। तो अपन सेकेंडरी हाइपरटेंशन में स्टेज और रिस्क नहीं लिखेंगे तो चलेगा, जरूरी नहीं है। ये हो गया सब कुछ अपना। इसके अलावा ठीक है, तो इस केस में एक्यूट भी है क्रॉनिक भी है, तो एक्यूट क्रॉनिक का दोनों का अलग अलग ट्रीटमेंट अपन को लिखना पड़ेगा। एक्यूट के ट्रीटमेंट अपन क्या लिखेंगे, ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें लिखेंगे पूरा एक्यूट के ट्रीटमेंट में, ठीक है। उसके अलावा जो क्रॉनिक का ट्रीटमेंट है, एक्यूट का ट्रीटमेंट ये लिख रहे हैं क्योंकि सीवियर का केस है, इसलिए सीवियर सीधे इधर आ जा रहा है, इसलिए कर रहे हैं। एक्यूट का एक ही केस है तो एक ही जगह पे ट्रीटमेंट लिखना है। और क्रॉनिक के ट्रीटमेंट में अपन देखिए क्रॉनिक का स्टेज क्या चल रहा है, मतलब कितना सीवियर है क्रॉनिक। एक्यूट सीवियर था इसलिए सीवियर के हिसाब से वो ट्रीटमेंट किया है, और क्रॉनिक देखिए एक्सेसरबेशन ऑफ क्रॉनिक सीवियर, जो क्रॉनिक है वो भी सीवियर केस है। तो सीवियर के लिए अपन क्या ट्रीटमेंट लगाते हैं, सीवियर के लिए अपन स्टेप 4 लेंगे। स्टेप 4 में रिलीवर में साबा, लो आईसीएस या फॉर्मेट्रॉल, और कंट्रोलर में मीडियम या हाई आईसीएस या फिर लाबा, ठीक है। ये हो गया अपना ट्रीटमेंट। और एक एक मेन चीज़ एक्स्ट्रा याद रखनी है अपन को, तो है ना जो एक्सेसरबेशन वाला है ना जो केस, वो सीवियर में एक चीज़ है ना एक्स्ट्रा है, इसे अपन को कंसिडर करना है। MgSA4 दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, MgSA4 IV कंसिडर कर सकते हैं इसको, सर ये बताते रहते हैं तो इसको याद रख सकते हैं अपन एक्स्ट्रा चीज़, ठीक है। तो अपना ट्रीटमेंट हो गया। इन्वेस्टिगेशन ये टोटल सभी अस्थमा के लिए अपन लगभग ये अपन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। CBC करना है, उसके अलावा LFT KFT, ठीक है, ड्रग्स देने के लिए लीवर का और किडनी का फंक्शन टेस्ट, और कल्चर सेंसिटिविटी कर सकते हैं, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है उसके लिए, और कोई एनीमिया वगैरह के लिए TIBC फेरेटिन ट्रांसफेरिन वगैरह ये सब कर सकते हैं। ग्लूकोज के लिए फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज और ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन कर सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल, क्रिएटिन क्लियरेंस टेस्ट, और स्पायरोमेट्री ECG ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अस्थमा के इन्वेस्टिगेशन में सबसे इंपॉर्टेंट तो है स्पायरोमेट्री, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर अपन को हाइपरटेंशन भी दिया हुआ है, तो हाइपरटेंशन के ये सब कुछ हाइपरटेंशन के लिए भी अपन कर सकते हैं। बाकी इस अस्थमा के अंदर डिस्पनिया पे होता है, तो साथ में अपन है ना डिस्पनिया भी है तो ECG भी कर रहे हैं, ठीक है। डिस्पनिया भी आता है तो साथ में है ना अपन हाइपरटेंशन के और उसके कोरोनरी के जो भी इन्वेस्टिगेशन हो वो सब इसके अंदर कॉमन डालते हैं, क्योंकि डिस्पनिया को अपन को कार्डियक कॉज से और रेस्पिरेटरी कॉज से डिफरेंस करना है, इसलिए मेन स्पायरोमेट्री है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में। उसके अलावा इस केस में है ना देखो इस पेशेंट का क्या कुशिंगॉइड फेस है, ठीक है। कुशिंगॉइड फेस बोले तो मून लाइक फेसिस है, ये दिखता है अपन को कुशिंग सिंड्रोम में, ठीक है। तो उसमें क्या स्टेरॉइड अपना बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, और इस केस में अपन अस्थमा के में क्या करते हैं, अपन बाहर से इसको स्टेरॉइड देते हैं। तो बाहर से स्टेरॉइड दे रहे हैं उस वजह से इसका है ना ये कुशिंगॉइड फेस हो रहा है, तो बाहर से देने को अपन बोलते हैं एक्सोजिनस, ठीक है। और इसको स्टेरॉइड दे रहे हैं तो इसको हाइपर कॉर्टिसोलिज्म, ठीक है, बोलते हैं। और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस ये अपन लिख सकते हैं ट्रीटमेंट डायग्नोसिस में, क्योंकि ये इधर हिस्ट्री में दिया हुआ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है। नेक्स्ट केस है अपना 45। इस केस में क्या है, 34 ईयर ओल्ड वुमेन का सफरिंग फ्रॉम ब्रोंकल अस्थमा, ठीक है, अस्थमा दिया हुआ है तो अस्थमा का केस है। कम टू द रेगुलर डिस्पेंसरी, रेगुलर मतलब आराम से चल फिर के आई है, तो ये एक्यूट केस नहीं है, क्रॉनिक केस है। इसके अलावा अच्छी खासी दवाइयाँ सब ले रही थी, ठीक है, बढ़िया से। ये अस्थमा अटैक्स आर रेयर, ठीक है, अस्थमा अटैक इसको होते नहीं है, नो नाइट अटैक, कोई इसको दिक्कत नहीं है, ठीक है, बढ़िया आराम से, मतलब बहुत कम ट्रीटमेंट चल रहा है इसका, अच्छे से चल रहा है। तो अपन इसको बोलेंगे कंट्रोल बोलेंगे, ठीक है, इसका ट्रीटमेंट अच्छे से चल ही रहा है। इसके अलावा
अब ये एक्यूट है या एक्यूट तो नहीं है, क्योंकि है ना चल फिर के आई है, तो क्रॉनिक केस है। और क्रॉनिक में किस टाइप का क्रॉनिक है, इंटरमिटेंट है या परसिस्टेंट है। तो वंस एवरी 2 to 3 वीक, ठीक है, 2 से 3 वीक में एक बार हो रहा है इसको, तो अपन देखते हैं कि किस में जाता है ये। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि 2 वीक में एक बार हो रहा है, ठीक है, तो 1 वीक में या तो एक बार हो रहा है या फिर उससे भी कम हो रहा है। ठीक है, तो इस ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा इंटरमीडिएट में। दो से भी कम, दो से कम बोले तो एक से कम, दो से कम एक से कम एक ही चीज़ हुई, तो है ना ये इधर चला जाएगा, इंटरमीडिएट में आ जाएगा अपना ये वाला केस। मतलब इसको बहुत कम अस्थमा है इसका, ठीक है, कंट्रोल है, इंटरमीडिएट है और क्रॉनिक है, ब्रोंकियल अस्थमा है। ठीक है, ये अपना डायग्नोसिस हो गया। इंटरमीडिएट के लिए जो भी अपन ट्रीटमेंट देते हैं वो ट्रीटमेंट देंगे। इंटरमीडिएट के लिए अपन क्या देते हैं, ICS देते हैं, लो डोज। ठीक है, लो डोज ICS कंसिडर कर सकते हैं और साथ में साबा दे सकते हैं, तो अपना हो गया। और इंटरमीडिएटली स्टेप 1 यूज़ कर रहे हैं अपन, तो ये गया इसका ट्रीटमेंट। ठीक है, फिर अपना एक अस्थमा केस खत्म हो गया। ठीक है, इसके अलावा इसको नो नाइट अटैक, रात को कुछ दिक्कत नहीं है, नो फिजिकल एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन, मतलब फिजिकल एक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं है, FEV1 मोर देन 80 है। ठीक है, ये भी एक्स्ट्रा चीज़ है, अगर देखना चाहे तो FEV1 मोर देन 80 है तो ये इंटरमीडिएट हो गया। और लिमिटिंग एक्टिविटी कुछ नहीं है तो ये भी है ना इंटरमीडिएट हो गया। ठीक है, तो ये सब इंटरमीडिएट की तरफ जा रहे हैं। तो अब केस अपने खत्म अस्थमा के।